Good morning, everyone. So, today I am here to discuss the question paper of physics that you have given in online exam. So, in this paper, firstly, I'll start from the general instructions. Actually, your final exam paper and all the question papers will be like the same pattern. Okay, so firstly I'm starting from general instructions. आपको instructions में already जो explain किया गया था, जो बताया गया था, उसके according आपका जो question paper है वो 5 sections में divided है. और जिस तरह का ये पेपर था उस तरह का पेपर ना होकर आपका पेपर कंबाइंड होगा. जैसे सेक्शन ए मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट के आएंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के मिक्स्ड अप क्वेश्चन होंगे. ओके, सो इस क्वेश्चन पेपर की तरह सेपरेट पोर्शंस में भी आपको आगे ना मिले. सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंबाइंड मिलेंगे आपको. तो सेक्शन ए जो होता है उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. और यहाँ मैंने फिजिक्स में 1 मार्क के आपको 8 क्वेश्चंस दिए थे. बट वन प्रॉब्लम आई फेस्ड हियर कि मैंने आपको कितनी बार बोला, सारे स्टूडेंट्स को हर वीडियो में बोला मैंने कि 1 लाइन आंसर आई वांट, 1 लाइन आंसर, नॉट 1 वर्ड आंसर. बट यहाँ मैंने जब कॉपीज़ चेक की तो आई सॉ 1 वर्ड आंसर और मैंने उसके मार्क्स कट भी किए हैं. तो व्हेन यू विल सी योर कॉपीज़ तो डोंट आस्क दैट आंसर इज़ रिटन बट वाई मार्क्स आर कट. मार्क्स क्यों कट हुए हैं? क्योंकि आपने 1 वर्ड आंसर लिखा. 1 वर्ड आंसर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. 1 लाइन आंसर होना चाहिए ऑलवेज. ओके, सेक्शन बी आपका ये डिफरेंट पैटर्न स्टार्ट हुआ है कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ से आपको 4 क्वेश्चंस ऑप्शनल दे रखे होंगे और उनमें आपको आंसर लिखना होगा. तो ये 3 सब्जेक्ट्स में सभी में के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है. और उसके बाद सेक्शन सी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है. लैंग्वेज उतनी लिखनी है जितनी 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशेंट है. तो पहले में भी मैंने आपसे कहा था कि 2 मार्क्स का है, इसका मतलब कम से कम 2 या 3 लाइंस का आंसर होना चाहिए. और इसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपने लिखे हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो बहुत छोटे हैं. 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स में जैसे आपको एक क्वेश्चन मिला था यहाँ पर अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस. तो कुछ बच्चों ने बस 1 नंबर दिस एप्लीकेशन, 2 नंबर दिस ऐसे लिखा है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया. तो कम से कम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है. आपने कॉपी में भी देखा होगा कि एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड में एक्सप्लेनेशन दिया है, लैंग्वेज लिखी और आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड इन सोनार, इट इज़ यूज्ड इन इकोकार्डियोग्राफी. थोड़ा सा जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे. और लास्ट आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. 5 मार्क्स का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है. ये भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में एक एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ मेजर्ड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से रिप्रेजेंट की जाती है? तो आंसर ऑल ऑफ यू नो, क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है. बहुत से बच्चों ने आंसर डिस्टेंस भी लिखा है बट डिस्टेंस आंसर इज़ रॉन्ग. इट्स आंसर इज़ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस आंसर तब होता जब स्पीड टाइम ग्राफ होता. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आंसर इज़ डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड क्वेश्चन आपका है, नेम द क्वांटिटी विच कॉजेज एक्सेलरेशन टू बी नॉन यूनिफॉर्म. कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिससे एक्सेलरेशन को हम मेज़र कर सकते हैं, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? तो क्वांटिटी इज़ वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन मेज़र करने के लिए पता है आपको फॉर्मूला इज़ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ओके, तो क्वांटिटीज नेम इज़ वेलोसिटी. मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच हैज़ मोर इनर्शिया, अ क्रिकेट बॉल और अ रबर बॉल ऑफ द सेम साइज. तो पता है आपको क्रिकेट बॉल जो है दैट इज़ नॉट जस्ट द रबर बॉल. रबर से बनी बॉल क्रिकेट की बॉल नहीं होती, अलग मटेरियल से बनी होती है और रबर के कंपैरिजन में हैवी होता है, उसका मास ज़्यादा होता है. तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा. तो क्रिकेट बॉल यहाँ पर जो है दैट हैज़ मोर इनर्शिया दैन रबर बॉल. फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट. तो रॉकेट की जो वर्किंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल. तो आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव
रिटन द आंसर बाय द सर्च ऑफ गूगल। बहुत से बच्चों ने लिखा है, इसलिए उनको पता ही नहीं कि पूछा क्या गया है। यहाँ पर रॉकेट की पूरी वर्किंग लिख दी है, जबकि 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको पता ही नहीं होगा कि रॉकेट की वर्किंग क्या है। लेकिन मैंने मोस्टली आंसर्स में देखा है कि रॉकेट ऐसे वर्क करता है, रॉकेट ऐसे वर्क करता है। तो कॉपी करने के चक्कर में आप ये भी भूल जा रहे हो कि आपको एक्चुअली आंसर लिखना क्या है। बहुत कम बच्चों ने टू द पॉइंट और सही आंसर लिखा है। और जब ये क्वेश्चन आया था रिवीजन में, तब मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जब भी रॉकेट की वर्किंग का प्रिंसिपल पूछा जाता है तो 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी लिख सकते हैं आप, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं। बट बेटर आंसर होगा अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं। बट बहुत से बच्चों ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसी ने लिख दिया टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो नो मार्क्स विल बी गिवन। अगर आपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिखा है दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन अगर आपने थर्ड लॉ को एक्सप्लेन कर दिया है, थर्ड लॉ नाम ही कहीं नहीं आ रहा है, तो नो मार्क्स विल बी गिवन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिन्होंने लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, तो राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर माइंड, डोंट सर्च द गूगल, डोंट कॉपी आंसर फ्रॉम एनी अदर कॉपीज़, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सी कॉपीज़ में आंसर सेम है। इसका क्लियर मतलब है यू हैव रिटन बाई चीटिंग। ओके, तो इससे आप अपनी नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं। क्या मार्क्स मिल जाएंगे, बट दोज मार्क्स आर यूजलेस फॉर यू। 5th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसके आंसर में भी बहुत कन्फ्यूज़न है। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसके एक्सेलरेशन का नेचर कैसा है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन किस टाइप का होता है। ये नहीं पूछा एक्सेलरेशन कितना होता है, और आंसर में लिखा गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस आंसर इज़ नॉट करेक्ट। नेचर कैसा है, उसका नेचर होता है कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर किसी ने ये आंसर लिखा है कि दैट एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो दैट इज़ करेक्ट। ओके, डाउनवर्ड्स होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, ये आंसर ठीक है। लेकिन 9.8 वैल्यू नहीं पूछी गई थी। 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन टू अ बॉडी व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द बाइंड फोर्स। तो इसका आंसर था कि इन दिस कंडीशन बॉडी विल सिंक। एक लाइन का आंसर बस पूछा था। अब उसमें आपने गूगल से सर्च किया और उसमें पूरी हिस्ट्री लिखी है कि व्हेन वेट इज़ लेस देन बाइंड फोर्स देन दिस विल हैपन, व्हेन वेट इज़ मोर देन बाइंड फोर्स दिस विल हैपन, वेट इज़ इक्वल टू बाइंड फोर्स दिस विल हैपन। इसका क्या मतलब है, ये आंसर आप तब लिखेंगे जब क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स का हो। जो 3 मार्क्स का था उसमें आपने कम लैंग्वेज लिखी है, जो 1 मार्क का था उसमें पूरा आंसर लिखा है। तो ये 1 लाइन का है ना, बट जो कंडीशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। इसका आंसर है बॉडी विल सिंक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन जो है आपका, उसमें दे रखा है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें भी कन्फ्यूज़न है बहुत सारे बच्चों को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जो आप पढ़ कर आए हैं किलोवाट आवर, दैट इज़ नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब वो यूनिट होती है जो हर एक जगह पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हो। तो चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उसकी यूनिट हमेशा जूल होती है, एसआई। जब वर्ड एसआई आ जाता है तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट होती है, तो जूल है। किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। राइट अ रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला था, इसमें भी कुछ भी इलेबोरेट नहीं करना है क्योंकि ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। 1 लाइन आंसर इसमें सफिशेंट है। आंसर ये है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, जहाँ v वेव वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा वेवलेंथ। अब इसमें भी वही है, बच्चों ने कॉपी किया आंसर, v को VW लिखा है, किसी ने कोई और सिंबल बनाया है, तो दोज ऑल द आंसर्स आर कट। जिसने ये आंसर लिखा है दैट इज़ करेक्ट। न्यू को आप बाई चांस फ्रीक्वेंसी को F सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, माना जा सकता है, लेकिन उसके अलावा और कोई भी सिंबल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो इसमें पता है आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, तो वो पैराग्राफ यहाँ पर है, वर्क से रिलेटेड है। तो आई एम रीडिंग द पैराग्राफ फर्स्ट। वर्क डन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है वर्क का फॉर्मूला ये होता है। ऐसा यूनिट जो है वो ऐसा यूनिट जो वर्क की होती है दैट इज़ डिफरेंट, वो क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन यहाँ बताया है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की मीटर होती है, तो वर्क की यूनिट क्या होगी,
न्यूटन मीटर, दिस इज गिवन अ सेपरेट नेम जूल, इसको जूल भी कहते हैं। ओके अब देखिए क्वेश्चन, पैरा में सारे आंसर्स ऑलमोस्ट आ ही गए हैं। वर्क डन किससे मेजर होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल क्लियर दे रखा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी, जब वर्क किया जाता है बॉडी पे, तो सोचिए बॉडी पर वर्क किया जा रहा है तो उसको एनर्जी मिलेगी, लूज होगी, इक्वल रहेगी, नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली जब वर्क किसी चीज़ पे किया जा रहा है तो उसको एनर्जी मिलेगी, इट गेन्स एनर्जी। ओके इसी तरह से आया एसआई यूनिट ऑफ वर्क, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क हमेशा एसआई का मतलब होता है वही जो मैंने अभी बताया इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, तो एसआई जूल है। ओके और वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क डन हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर वेक्टर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 1 का मतलब है जो 2 मार्क्स के हैं, इसमें 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच अमाउंट ऑफ वर्क डिपेंड्स, तो वर्क का फॉर्मूला होता है W=FS। तो वर्क 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब किसी ने अगर डायरेक्शन आंसर लिखा है तो दैट इज़ रॉन्ग, डायरेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ ओके। ओके ये 2 मार्क्स का है, 2 पॉइंट्स लिखे हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है वाई डू वी गेट हर्ट मोर बाई फॉलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर देन ऑन सैंड, तो इसके आंसर में कौन सा कॉन्सेप्ट देना था, इसका आंसर है कि व्हेन वी फॉल ऑन सैंड देन देयर इज़ नो डिप्रेशन ऑन द सैंड, या फिर बोल सकते हैं कि व्हेन वी फॉल ऑन सीमेंटेड फ्लोर, कॉन्क्रीट फ्लोर, तब क्या होता है कि देयर इज़ वेरी लार्ज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ हाई। जिसने ऐसा लिखा है दैट इज़ करेक्ट। जिसने ऐसा लिखा है कि सीमेंटेड फ्लोर इज़ हार्ड, इट हैज़ मोर डेंसिटी, तो वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट में आ ही नहीं रहा है, इसका आंसर रॉन्ग होगा। और बहुत से बच्चों ने ऐसे ही आंसर लिखा है। ओके तो इसमें कम से कम आपको 3 लाइन्स का आंसर लिखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फोर्स टाइम, ऐसे कोई वर्ड्स अगर आ रहे हैं तो आंसर सही है। फिर आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप, सेकंड का मतलब है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट है जिसमें लिखा है कि बस आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किस कंडीशन में, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और क्या ध्यान रखना है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। तो बस आप एक छोटा ही ग्राफ बना देंगे, पूरे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है तो ये आपकी वेलोसिटी एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है और ये ग्राफ। लेकिन ग्राफ के साथ प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ आपका पेंसिल और स्केल से बना होना चाहिए, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और अगर पेन से बना होगा लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, कोई भी ऐसी चीज़ है तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना, आपको कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी, कुछ नहीं पूछा गया, बस आप ग्राफ बनाएंगे और 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके तो जिन्होंने पेन से बनाया है, जिन्होंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, उन सबके मार्क्स कट हुए हैं, अदरवाइज फुल मार्क्स विल बी गिवन। ओके नेक्स्ट है आपका, और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दिस टाइम मैंने मार्क्स दे दिए हैं, ग्राफ पेपर पर ही ग्राफ बनाना होता है, नेक्स्ट टाइम यू हैव टू यूज़ ग्राफ पेपर। ओके नेक्स्ट है 13 नंबर, गिव 2 एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के 2 एप्लीकेशंस अभी भी मैंने डिस्कस किया था कि 2 एप्लीकेशंस में एक एप्लीकेशन सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा मिक्स्ड करके लिख दिया है कि अल्ट्रासाउंड इज़ यूज्ड इन सोनोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, टू डिटेक्ट द फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स। तो ऐसे आंसर नहीं चाहिए, पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 दिस एप्लीकेशन, पॉइंट नंबर 2 दिस एप्लीकेशन, और दोनों एप्लीकेशंस के हेडिंग लिखे होने चाहिए। जैसे आप लिख रहे हैं सोनार, तो 1 नंबर हेडिंग सोनार, उसमें कम से कम 2 लाइंस का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड हेडिंग इकोकार्डियोग्राफी हेडिंग और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन के खाली एक एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं तो सोचिए 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग 2 लाइन का आंसर कहाँ सफिशिएंट होगा, तो उसमें मार्क्स कट होंगे। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क्स का। उसमें आपको करना क्या था, एक ग्राफ बनाना था और ग्राफ इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए बनाना था। तो वो ग्राफ कैसा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है और इस तरह का ग्राफ होता है लाइक दिस। ठीक है तो उसमें ये 0 पॉइंट होता है, ये यू है और यहाँ पर आके वेलोसिटी हो जाती है v, और इस एक्सिस को नीचे ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ टाइम t। पूरा एक कंप्लीट ग्राफ बनाना है, इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो 2 मार्क्स तो इस ग्राफ के हैं। तो इसमें भी वही है, पेंसिल स्केल से बना होना चाहिए प्रॉपरली, तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे।
और सेकंड कंडीशन क्या है कि डेरिवेशन, तो डेरिवेशन में अगर आप लिख रहे हैं जिनको पता है कैसे ड्राइव होता है, जिन्होंने ऑनेस्टली किया है, उनको पता है कि इसमें एरिया ऑफ ट्रापेजियम यूज़ होता है। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रापेजियम का नेम बताना पड़ेगा, OABCD जो भी आपने लिखा है वो नेम इस ग्राफ से मैच भी करना चाहिए, यहाँ पॉइंट्स दिखने चाहिए OABCD कहाँ है। और जिन्होंने ऐसे डायरेक्ट कर रखा है, ग्राफ मैच नहीं कर रहा है, आंसर कुछ और लिखा है, उनके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, तो 3 मार्क्स का आपका डेरिवेशन था और 2 मार्क्स का आपका ग्राफ था। तो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। नाउ टेक केयर फॉर द नेक्स्ट टाइम। और अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टाइमली पेपर सेंड नहीं किया है, तो अगेन आई एम टेलिंग कि उनके मार्क्स जो है वो -5 किए जाएंगे, जिन्होंने गिवन टाइम के बाद में पेपर सेंड किया। ओके, टाइम इज टोल्ड टू यू। ओके, सो रिवाइज इट प्रॉपरली and you can write the solutions in your copy also if you don't know. Okay, thank you.